तो शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले बड़ी खबर से, बड़ी तस्वीर से आपके सामने खबर रखना चाहते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम एक तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं। तस्वीर हादसे से जुड़ी हुई है और यह हादसा बताता है कि लापरवाही किस तरह से जान पर भारी पड़ती है। यह तस्वीर आप जो देख रहे हैं, यह महाराष्ट्र के भंडारा की है, जहां पर शोभा यात्रा को देखने के लिए बड़ी संख्या में छज्जे पर लोग खड़े हुए थे और वजन इतना ज्यादा बढ़ गया कि अचानक से छज्जा टूट गया और कई लोग नीचे आ गए। अब हादसे की एक और तस्वीर आपके सामने रखते हैं। हादसे की दूसरी तस्वीर हरियाणा के गुरुग्राम की है। दो हादसे की तस्वीर आपको दिखाएं, लेकिन पहले महाराष्ट्र भंडारा की तस्वीर। अब दूसरी तस्वीर आप देखिए, हादसे की दूसरी तस्वीर। एक तरफ कई लोग घायल हुए तो एक तरफ पलक झपकते ही एक शख्स की जान चली गई। दो तस्वीर आपके सामने। ट्रैफिक नियमों में लापरवाही और अनदेखी किस तरह से जान पर भारी पड़ती है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। सोचिए कैसे लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर हादसे को बुलावा देते हैं। अब महाराष्ट्र की खबर आपको बताते हैं। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में गणपति विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान छत से गिरने से 30 से 40 महिलाएं घायल हो गईं। गणेश विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोग छत के किनारे खड़े थे, तभी अचानक छज्जा टूट गया। घटना का वीडियो सामने आया है, इसमें देखा जा सकता है सड़क पर शोभा यात्रा निकल रही है। महिलाएं पारंपरिक ड्रेस पहनकर डांस कर रही हैं। इन्हें देखने के लिए काफी संख्या में लोग अपनी छतों पर आ गए हैं। जो छत गिरी है उसके नीचे भी कई महिलाएं खड़ी थी। सभी को काफी चोट आने की खबर है। अगली खबर गुरुग्राम से, जो हादसे की तस्वीर अभी आपने देखी, जहां एक बाइक सवार की एक एसयूवी से टक्कर हो गई और टक्कर के बाद बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। रविवार की इस घटना का वीडियो अब सामने आया है। तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली। इस तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक युवक अपनी सुपर बाइक से जा रहा है, टॉप लेन में सफर कर रहा है, तभी रॉन्ग साइड से आ रही एसयूवी कार से उसकी टक्कर होती है, जिसके बाद युवक तड़पने लगता है और पल भर में उसकी जान चली जाती है। इस दौरान उसका दोस्त उसे बचाने की काफी कोशिश करता है। आपको इसकी पूरी तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि रॉन्ग साइड से चलना किस तरह से जानलेवा हो सकता है, इस तस्वीर को देखकर सबक लेने की भी जरूरत है। इस हादसे के बाद पुलिस ने आरोपी एसयूवी ड्राइवर को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन उसे जमानत भी मिल गई है। तस्वीरें आपको फुल स्क्रीन दिखाते हैं। देखिए किस तरह से रॉन्ग साइड से आ रही कार ने एक बाइक सवार को टक्कर मारी और बाइक सवार, चंद पलों में बाइक सवार की मौत हो गई। दो तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। एक तरफ हादसे के बाद की तस्वीर, जब हादसा हुआ तो फौरन वहां पर उस बाइक सवार के कुछ और दोस्त से जो बाइक से चल रहे थे, उन्होंने फौरन अपनी गाड़ी रोकी और उस युवक के पास गए। दूसरी तस्वीर लेकर आइए और उसमें आप देखिए कि किस तरह से भीषण सड़क हादसा हुआ है। ये एक और तस्वीर देखिए, जब बाइक सवार उसके दोस्त उस युवक तक पहुंचे, तब तक युवक की जान जा चुकी थी। बहुत कोशिश की गई उसे उठाने की, वहां से हिलाने की, लेकिन युवक की सांस थम गई थी। दो तस्वीर आपको दिखाते हैं, एक तरफ घटना की तस्वीर और दूसरी तरफ घटना के बाद की तस्वीर। युवक की जान चली गई, उसके बाद दोस्त उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। आइए आज की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। भारत के सबसे अमीर और मशहूर मंदिर में शुमार तिरुपति मंदिर को लेकर नया विवाद सामने आया है और यह विवाद बहुत बढ़ने वाला है। यहां मिलने वाले प्रसाद में बीफ टेलो और मछली के तेल मिलाए जाने की पुष्टि हो गई है। यकीनन यह खबर हैरान करने वाली है। इससे पहले इसको लेकर राज्य की सियासत तब गर्मा गई जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को लेकर पिछली वाईएसआर कांग्रेस की सरकार में मिलावट का आरोप लगाया। उन्होंने यह कहकर सनसनी फैला दी थी कि यहां से मिलने वाले प्रसाद में जानवरों का वसा, यानी कि जानवरों की चर्बी को मिलाया जा रहा है। तिरुपति मंदिर हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ स्थानों में से एक, चार धाम में से एक है। इसके साथ ही आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू ने यह भी कहा था कि उन्होंने अपनी सरकार में शुद्ध घी के इस्तेमाल किए जाने का दावा किया था। चंद्रबाबू नायडू ने यह बयान एनडीए विधायकों की बैठक में दिया।
हालांकि उनके इस बयान पर वाईएसआर कांग्रेस की तरफ से बयान भी आया। वाईएसआर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुमला तिरुपति देवस्थान के अध्यक्ष रह चुके वाईवी सुब्बा रेड्डी ने सीएम के आरोपों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। उन्होंने कहा कि नायडू राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। रेड्डी ने इसे करोड़ों हिंदुओं की आस्था को नुकसान पहुंचाने वाला पाप भी बताया है। आपको बता दें कि तिरुपति मंदिर में प्रसादम के तौर पर लड्डू वितरित की जाती है और उसे लेकर चंद्रबाबू नायडू के आरोपों के बाद जब इसकी टेस्टिंग की गई, जब इसे टेस्ट किया गया तो इसमें मछली के तेल और जानवरों की चर्बी की बात, बीफ टेली की बात सामने आ रही है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में तिरुपति मंदिर में श्रद्धालु आते हैं। तिरुपति मंदिर में प्रसाद का यह इतिहास कोई नया नहीं है। यह इतिहास 200 साल पुराना है। इसलिए कहा जा रहा है कि हिंदुओं की आस्था से एक बार फिर से खिलवाड़ करने की कोशिश की गई। प्रसाद की इस पूरी प्रक्रिया में रसोई घर और प्रसाद बनाने वाले कर्मचारियों की भी अलग पहचान है। यहां तक कि प्रसाद भी अलग अलग रूप में जानी जाती है। हाँ, एक बात जो कॉमन है वो ये कि यहां प्रसाद के रूप में लड्डू ही मिलता है। तो चलिए आपको बताते हैं एक एक करके कि तिरुपति के प्रसाद से जुड़ी आखिर खासियत क्या है, क्यों ये इतना प्रसिद्ध है। एक तो तिरुपति मंदिर पूरे देश में हिंदुओं का एक बड़ा आस्था का केंद्र है। तिरुपति मंदिर में खास तरह का लड्डू प्रसाद दिया जाता है। माना जाता है कि इस प्रसाद के बिना दर्शन पूर्ण नहीं होता है। मंदिर में अलग तरीके से प्रसाद बनाया जाता है। पूरी शुद्धता के साथ इसके निर्माण का दावा किया जाता है। लड्डू पोटू एक रसोई घर है जहां लड्डू तैयार होते हैं। पहले प्रसाद बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन साल 1984 के बाद एलपीजी गैस का इस्तेमाल होने लगा। लड्डू पोटू में रोजाना 8 लाख लड्डू तैयार किए जाते हैं। तिरुपति मंदिर में हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। यह प्रसाद, जिसे स्थानीय भाषा में प्रसादम कहते हैं, इसे भक्तों के बीच बांटा जाता है। अब आपको बताते हैं यह प्रसाद बनाया किस तरह से जाता है। इस प्रसाद को पाने के लिए आखिर होड़ क्यों मचती है। तिरुपति मंदिर में प्रसाद बनाने के लिए खास तरीके का इस्तेमाल होता है। इसे दित्तम कहा जाता है। यह प्रसाद बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री और उसके अनुपात की लिस्ट है। दित्तम में अब तक के इतिहास में सिर्फ 6 बार बदलाव किया गया है। मौजूदा समय में प्रसाद बनाने में बेसन, काजू, इलायची, घी, चीनी, मिश्री और किशमिश मिलाया जाता है। हर रोज प्रसाद तैयार करने के लिए 10 टन बेसन, 10 टन चीनी, 700 किलोग्राम काजू, 150 किलोग्राम इलायची, 300 से 400 लीटर घी, 500 किलोग्राम मिश्री और 540 किलोग्राम किशमिश का इस्तेमाल होता है। पोटू में लड्डू बनाने के लिए 620 रसोइये रोजाना काम करते हैं। इनको पोटू कर्मिकुलू कहा जाता है। इनमें से 150 कर्मचारी रेगुलर हैं और 350 कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं। इन कर्मचारियों में 247 शेफ बताए जाते हैं। हालांकि आपको यह भी बता दें कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह का लड्डू प्रसादम में दिया जाता है। यहां अलग अलग मौके पर अलग अलग तरह के लड्डू तैयार किए जाते हैं। प्रसाद के लिए मंदिर में कई तरह के प्रसाद बनाए जाते हैं। प्रोक्तम लड्डू मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को नियमित तौर पर दिया जाता है। यह 60 से 70 ग्राम का होता है। अस्थानम लड्डू विशेष त्योहार पर बनाए जाते हैं। इसका वजन 750 ग्राम होता है। इसमें काजू, बादाम और केसर अधिक मात्रा में है। कल्याणोत्सव लड्डू कुछ विशेष भक्तों को दिया जाता है। इस लड्डू की डिमांड भी काफी है। लेकिन अब आपको बता दें कि जिस तरह से इस लड्डू में बीफ टेली यानी कि जानवरों की चर्बी और मछली के तेल की बात साबित हुई है, उससे पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही साथ उन लोगों के ऊपर भी सवाल हैं जो लोग यहां पर प्रसाद तैयार करते हैं और जो लोग प्रसाद तैयार करवाते हैं। आखिर तिरुपति मंदिर में बनने वाली प्रसाद में मछली का तेल कहां से आया? आखिर तिरुपति मंदिर में बनने वाली प्रसाद में जानवरों की चर्बी कहां से आई? इससे वो श्रद्धालु आज ठगे गए हैं जो श्रद्धालु पूरे मन के साथ, पूरी आस्था के साथ तिरुपति मंदिर में न सिर्फ दर्शन के लिए जाते हैं, बल्कि वो जानते हैं कि जो प्रसाद मिल रहा है वो विशुद्ध है, उसकी शुद्धता की गारंटी है। लेकिन अब जब हिंदुओं की आस्था से इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ है, ये बात सामने आई है कि इस प्रसाद में मछली की तेल और बीफ टेली मिली हुई है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। अब इस मामले में जांच की बात की जा रही है। लेकिन पहले इस मामले में सिर्फ इसे राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा था। लेकिन अब जब ये बात सामने आई है तो इसको लेकर कई तरह के सवाल उठने लग गए हैं। उन करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचा है जो या तो तिरुपति मंदिर जाकर दर्शन कर चुके हैं, प्रसाद खा चुके हैं,
या फिर तिरुपति मंदिर जाने की चाह रखते हैं, आस्था रखते हैं। हमारे साथ वीएचपी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल इस खबर पर जुड़ गए। विनोद बंसल जी, ये एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा है और इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि तिरुपति मंदिर में जो प्रसाद बांटा जाता था उसमें मछली का तेल और बीफ टेली पाई गई है। निस्संदेह ये बहुत ही बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चौंकाने वाला भी, और प्लस संपूर्ण विश्व के जो हिंदू हैं उनकी भावनाओं पर गंभीर कुठाराघात है। और ये बेसिकली एक, मैं कहूँगा कि हिंदू जो मान्यताएं हैं उनकी हत्या करने का एक कुत्सित प्रयास है। निस्संदेह इस पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए और जो भी इसमें दोषी है उस पूरी की पूरी गैंग को समाज के सामने चौराहे पर ला करके उसको कोड़े मारने चाहिए और इनके साथ वो न्याय करना चाहिए जो कि जिसके बाद में दोबारा कोई इस बात की कोई हिमाकत ना कर सके। मैं कहूँगा, देखिए, तिरुपति बालाजी का जो देवस्थान है वो देवस्थान करोड़ों रुपए की आय सरकार को देता है, लेकिन दुर्भाग्य से ये सरकार जो है उसकी पवित्रता की रक्षा नहीं कर पाई। जिस तरह के धर्मांतरण के अड्डे पिछले जगनमोहन रेड्डी सरकार ने चलाए थे, जिस प्रकार से हिंदुओं पर जो है कुठाराघात करने का काम, धर्मांतरण का जो काम और प्लस जो हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने का काम वो चलाया, उसी कड़ी में मुझे लगता है एक बहुत बड़ा ये एक गंभीर प्रयास उसने किया है, जो जिसकी सर्वत्र आलोचना तो हो ही रही है, लेकिन जो लोग हैं, भक्त हैं, वो बेहद आहत हैं। अब बहुत हो चुका। विनोद जी, जिन लोगों ने ये प्रसाद लिया होगा और उनको आज पता चला होगा कि उन्होंने जानवरों की चर्बी खा ली और मछली का तेल भी खा लिया, जो विशुद्ध शाकाहारी हैं, आज उन लोगों के दिल पर क्या गुजर रहा होगा? ये एक बहुत विषम परिस्थिति है, खासकर हिंदुओं के लिए, वो भी भारत में। निस्संदेह मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि इसकी एक उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए और इसको कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। क्या इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए? मैं कहता हूं सीबीआई से बड़ी, मैं कहता हूं न्यायिक जांच होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट कोई जज जो है, रिटायर्ड जज जो है, इसकी जांच करे, जिससे कि कम से कम दूध का दूध और पानी का पानी हो और इसकी जो सारी परतें खुली जाएं। आखिरकार कौन है, कौन सी मानसिकता है, कौन लोग हैं, कौन सी गैंग है जो हमारे इस पवित्रतम तीर्थ स्थल के जो प्रसाद है, जो भगवान को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद है, उसमें भी जो है इतना गंभीर जो है मिलावट, और मिलावट भी मैं कहूंगा मिलावट नहीं कह सकते, विनोद बंसल जी, भगवान को भी खिलाया और भक्तों को भी खिलाया। जी, और मजे की बात यह है कि देखिए विवेक जी, ये जो प्रसाद है सिर्फ वहां पे अपने वहीं नहीं मिलता, बल्कि तिरुपति बालाजी के जितने भी देश भर में, देश दुनिया में जो मंदिर हैं, उन मंदिरों में भी वही लड्डू आता है वहां से। तो इसका मतलब कितनी बड़ी साजिश और कितनी गहराई के साथ चल रही है। जैसे जो थुक गैंग जो चल रही थी अभी तक, जो थुक गैंग थी, वो लगातार हमारे प्रसाद के अंदर जो है पेशाब और थूक का मिलावट और इस तरह से काम कर रही थी। उसको लेकर हमने पीछे मांग भी की थी सरकार से। तो ये जो है ये उससे भी ज्यादा गंभीर अपराध हो गया जी। और जिस तरह से भगवान को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को जिस तरह से ये जो वो कर रहे हैं, ये तो भाई अक्षम्य अपराध है। विनोद जी, क्या वीएचपी इस मामले में कोई देशव्यापी आंदोलन या विरोध प्रदर्शन करने वाली है? नहीं, निस्संदेह देखिए, हम इस विषय पर गंभीरता से बातचीत चल रही है अभी हमारी केंद्रीय टोली में, और कल इसका हम खुलासा करेंगे कि आखिरकार नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। हम लेकिन ये है कि ये हिंदू समाज की आस्था से, करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ मसला है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। मुझे लगता है ये जो अपना नई सरकार है नायडू जी इस विषय में गंभीरता से प्रयास करेंगे और एक उच्च स्तरीय दोषियों को कठोरतम सजा अविलंब सुनिश्चित करेंगे। जी विनोद जी, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और वीएचपी विश्व हिंदू परिषद का पक्ष इस मामले में हम तक रखने के लिए। यह हिंदुओं की आस्था के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है और इस मामले में स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग वीएचपी कर रही है। सीबीआई जांच की बात भी कही जा रही है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। आज उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत खबरों में रहे हैं और अखिलेश यादव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बहुत मुखर होकर बातचीत की। यूपी, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। हर मौके पर दोनों नेता एक दूसरे पर हमले करते हैं और फिर वार पलटवार भी होता है। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया और मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जनसभा भी की, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव को बबुआ कहकर हमला किया, जिस पर अखिलेश यादव का पलटवार भी सामने आया है। वह अपने घर के बाहर नहीं निकलता था, बबुआ 12 बजे सो के उठता था और
प्रदेश की जनता पिसती थी, माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे। दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की हद को पार करते हुए पर्व और त्योहारों में भी इन्होंने किस कदर अराजकता फैलाई थी, किस कदर अराजकता फैलाई थी। होली हो या दीपावली, रक्षाबंधन हो या शिवरात्रि, रामनवमी हो या जन्माष्टमी, इन पर्व और त्योहारों को इन्होंने बैन कर दिया था। बताओ, एक बच्चे के लिए अगर एक बच्चे की डेड बॉडी नहीं मिली तो उसकी मदद नहीं कर रही सरकार। ये है सरकार। तभी मैंने कहा कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव का बिना नाम लिए निशाना साधा और कहा कि उन्होंने अखिलेश यादव ने माफियाओं को शह दी और अखिलेश यादव को माफियाओं का सरगना भी बता दिया। गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, देशद्रोही तत्वों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रश्रय देते हैं, अराजकता फैलाते हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूं बहनों और भाइयों कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में। अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर ट्वीट किया और कहा कि अब कोई अपशब्दों का विश्व रिकॉर्ड बनाने में लगा है। इंसान की सोच ही शब्द बनकर निकलती है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भेड़ियों के आतंक को लेकर सरकार पर तंज कसते हुए एसटीएफ को सरेआम ठोको फोर्स बता दिया और उसे बहराइच में तैनात करने की सलाह भी दे डाली। इन भेड़ियों की समस्या का समाधान सरकार जल्दी ढूंढेगी और अगर इन भेड़ियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ठोको नीति के तहत एसटीएफ को भी ये जिम्मेदारी दे दी जाएगी। यानी कि यूपी में हर रोज अखिलेश यादव बनाम योगी आदित्यनाथ देखने को मिल रहा है और ये उसी की झलक है जब एक बार फिर से अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ आमने सामने। और योगी आदित्यनाथ ने इस बार माफियाओं को लेकर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। अब आपको बताते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की तरफ जम्मू कश्मीर और कांग्रेस एनसी गठबंधन को लेकर दिए गए बयान पर देश में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। असल में पाकिस्तान के जियो न्यूज में एक इंटरव्यू में पूछे गए सवाल के जवाब में ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया। इस इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या पाकिस्तान नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली के लिए एकमत है। इसके जवाब में ख्वाजा आसिफ ने सहमति जताते हुए कहा कि बिल्कुल हमारी यही मांग है। इतना ही नहीं, ख्वाजा आसिफ ने यह भी संभावना जताई है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी। ख्वाजा इससे पहले भी भारत के अंदरूनी मामलों पर बोल चुके हैं। इस मसले पर भारत की तरफ से जवाब भी दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लेकर तीखा हमला बोला। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी इसे लेकर पार्टी का स्टैंड साफ किया। पहले सुनिए ख्वाजा आसिफ के उस बयान को जिस पर यह पूरा विवाद खड़ा हुआ है। बहुत चांस है कि ये जो कोलिशन है ये हुकूमत में आए और जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, बल्कि ये एक इलेक्शन इशू बनाया हुआ उन्होंने कि स्टेटस जो है रिस्टोर होना चाहिए। अगर रिस्टोर हो जाता है स्टेटस जो है तो मैं समझता हूँ कि एक जो ग्रीवेंस है कश्मीरियों को, मकबूजा कश्मीर के जो रहने वाले जो हैं वो किसी हद तक एक जो उनको एक इंजरी है, एक ज़ख्म जो आया हुआ है उनका मोदी की तरफ से, उसमें कुछ ना कुछ मुंदमिल जरूर होगा। वहीं जम्मू के कटरा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पाकिस्तान की ओर से आए इस बयान पर करारा पलटवार किया और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र से पाकिस्तान खुश है। इसके अलावा पीएम मोदी ने किस तरह से आज पलटवार किया आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर पाकिस्तान का एजेंडा लागू करना चाहते हैं। पाकिस्तान के जिस एजेंडे ने
जम्मू कश्मीर की पीढ़ियां बर्बाद की, हमारा खून बहाया आया, वही ये लोग यहां फिर से लागू करना चाहते हैं। दशकों तक कांग्रेस एनसी ने यहां वही काम किया जो आतंक के आका पाकिस्तान को सूट करता था। आज भी ये आतंक के आका के उसी एजेंडे को लागू करना चाहते हैं। लेकिन मोदी आज कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को डंके की चोट पर कह रहा है, हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडा को लागू नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के इस बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि राहुल गांधी के देश विरोधी ताकतों से सुर मिलाने की बात नजर आती है। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में शाह ने लिखा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का आर्टिकल 370 और 35A पर कांग्रेस और जेकेएनसी के समर्थन की बात ने एक बार फिर से कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। जरा फुल स्क्रीन ये ट्वीट आप देखिए। आगे वो लिखते हैं कि इस बयान ने पुनः यह स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे भी एक हैं और एजेंडा भी। पिछले कुछ वर्षों से राहुल गांधी देशवासियों की भावनाओं को आहत करते हुए एक भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने हो या फिर भारतीय सेना के बारे में आपत्तिजनक बात करना हो, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान के सुर हमेशा एक रहे हैं और कांग्रेस का हाथ हमेशा देश विरोधी शक्तियों के साथ रहा है। फिर आगे शाह कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान ये भूल जाते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार है, इसलिए कश्मीर में ना तो आर्टिकल 370 वापस आने वाला है और ना ही आतंकवाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की ओर से आए इस बयान पर पल्ला झाड़ रही है और इस मामले में उमर अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी। तो हमारे से क्या लेना देना ना, हम तो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। वो अपना मुल्क संभाले ना, हमें अपना संभालने दीजिए। उनका ना हमारे इलेक्शनों में दखल देना या हमारी इलेक्शन पे टिप्पणी करना, मुझे नहीं लगता ये मुनासिब बात है। वो अपनी जमहूरियत को बचाएं, हम अपनी जमहूरियत में हिस्सा ले रहे हैं। वही मैंने कहा ना, उन्होंने तीनों फैमिली की बात की होगी, इसके अलावा उनके पास है क्या ना बेचने के लिए। पिछली मर्तबा वजीर आजम साहब ने पार्लियामेंट में सवाल का जवाब कब दिया सवाल का जवाब? मैंने तो कभी उनको पार्लियामेंट में सवाल का जवाब देते हुए नहीं सुना। हम वो लोग हैं ना अब जो जीत के फिर सवालों का जवाब दे देते हैं, हम छुपते नहीं हैं। आइए अगली खबर की बात करते हैं। लव जिहाद के बारे में आपने सुना होगा, थूक जिहाद की चर्चा सुनी होगी, रेल जिहाद का नाम भी सुना होगा। अब एक नए तरह का मामला सामने आया है जिसे पैन कार्ड जिहाद का नाम दिया जा रहा है। जैसा कि नाम से ही साफ है कि मामला पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है। दरअसल मुंबई में बीजेपी के उपाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से शिकायत की है, जिसमें उन्होंने मलाड पश्चिम विधानसभा में मालवनी कैंपस में मुस्लिमों की जनसंख्या से ज्यादा पैन कार्ड बने होने का दावा कर दिया है। बताते हैं कि इसके लिए बाकायदा उन्होंने सबूत भी दिए हैं, जिसके बाद डिप्टी सीएम फडणवीस ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। आचार्य त्रिपाठी का कहना है कि ये पैन प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनवाए गए हैं। जिस प्रकार से लैंड जिहाद, लव जिहाद और वोट जिहाद का मामला सामने आया, उसी प्रकार से मुंबई के बहुत सारे मुस्लिम इलाकों में, विशेष करके मलाड पश्चिम विधानसभा के मालवनी इलाके में बहुत सारे लोगों ने फर्जी पैन कार्ड बनवाने का कार्य किया है। तो निश्चित रूप से यह देश विरोधी कार्य है और यह फर्जी पैन कार्ड एक व्यक्ति के पास में 2-2, 3-3 पैन कार्ड क्यों हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। इसको लेकर के मैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी से मिला और उन्होंने इसके जांच के आदेश दिए हैं। तो निश्चित रूप से मुंबई करों को सावधान होने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से यह लोग यह जिहाद कर करके मुंबई को और देश को कमजोर करने का कार्य कर रहे हैं। पवन त्रिपाठी ने यह भी दावा किया है कि पैन कार्ड की तर्ज पर ही इस जगह लोगों के फर्जी राशन कार्ड, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं। इतना ही नहीं, फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने की बात भी आचार्य त्रिपाठी ने कही है।
बीजेपी उपाध्यक्ष की शिकायत पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को जरूरी एक्शन लेने को कह दिया है। साथ ही उन्होंने इस मामले में केंद्रीय एजेंसियों को भी साथ लेने की जरूरत बताई है। त्रिपाठी का मानना है कि इस फर्जीवाड़े के पीछे कोई गहरी साजिश हो सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं, आज की एक और बड़ी खबर की बात करते हैं और बताते हैं बांग्लादेश में जो आंदोलन आपने देखा, वो आंदोलन अब कैसे सैन्य संघर्ष में तब्दील होता दिख रहा है। बांग्लादेश में खूनी संघर्ष के बाद तख्तापलट हुआ। शेख हसीना को जान बचाकर देश छोड़ना पड़ा, जिसके बाद मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार बनी। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस सत्ता नहीं छोड़ना चाहते और ना ही इलेक्शन कराना चाहते हैं। यानी सत्ता की लालच ने मोहम्मद यूनुस को जकड़ लिया है और मोहम्मद यूनुस ने सेना को अनलिमिटेड पावर्स देने की शुरुआत कर दी है। बताया जा रहा है बांग्लादेश में सेना को मजिस्ट्रेट पावर दे दी गई है, यानी बांग्लादेश में अब सेना ही सरकार हो गई है। यानी कि सेना किसी को भी देखते ही गोली मार सकती है। बस उस पर आरोप ये लगाने होंगे कि उसने सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ जाने की कोशिश की, जिसके बाद बांग्लादेश में पाकिस्तान जैसी स्थिति बन गई है। सेना चाहेगी तो सरकार को फिर से उखाड़ फेंक सकती है। यानी तख्तापलट के 1.5 महीने बाद भी बांग्लादेश के हालात और खराब हो गए हैं, या यूं कहें कि बद से बदतर हो गए हैं। भारत विरोधी बयानबाजी और पाकिस्तान चीन से दोस्ती की नीति ने हालात को और खतरनाक बना दिया है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार कानून व्यवस्था को लेकर नाकाम साबित हुई है, जिसके बाद सेना को तत्काल मजिस्ट्रेट की शक्तियां दे दी गई हैं। अब बांग्लादेश में यह मानकर चलिए कि सेना ही सरकार है। सेना के अधिकारी कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में काम करेंगे। सेना किसी को भी हिरासत में ले सकती है, गिरफ्तार कर सकती है और एनकाउंटर भी कर सकती है। आत्मरक्षा या अराजकता का आरोप लगाकर गोली भी मार सकती है। सेना को जब भी पावर मिली है उसने सरकार चलाने में दखल दी है। यह दुनिया भर के किसी भी मुल्क के इतिहास को उठाकर आप देख सकते हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा और ताजा उदाहरण है। पाकिस्तान में 4 बार तख्तापलट हो चुका है और सेना की दखल की वजह से पाकिस्तान ने 75 साल बाद भी पाकिस्तान में कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई है और यही हालात बांग्लादेश के बन गए हैं। अब इसे लेकर पूरी दुनिया चिंतित है और भारत भी चिंतित है। लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का कहना है कि उन्हें भरोसा है कि सेना मजिस्ट्रेट शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेगी। हालात सुधरने के बाद सेना से शक्तियां वापस ले ली जाएंगी, जो मुमकिन नजर नहीं आता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सेना को शक्तियां देने के लिए जो बात कही है वो भी आपको हम बता देते हैं। किन तर्कों के आधार पर सेना की शक्ति बढ़ाई जा रही है? कहा यह जा रहा है कई जगहों पर अभी भी हिंसा जारी है। इंडस्ट्रियल एरिया में जरूरत से ज्यादा अराजकता फैल गई है। कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए फैसला लिया गया है। सेना को 60 दिन के लिए ही शक्तियां दी गई हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि यहां पर जब सेना की शक्ति बढ़ाई गई है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं यूनुस सरकार की छिपी हुई मंशा भी नजर आती है। यूनुस सरकार अब किसी भी सूरत में सत्ता छोड़ना नहीं चाहती है। किसी भी विपक्षी पार्टी को प्रदर्शन की इजाजत नहीं देना चाहती है। किसी भी विद्रोह या प्रदर्शन को कुचलने के लिए सेना का इस्तेमाल करना चाहती है। इसलिए सेना की शक्तियां बढ़ा दी गई हैं। यानी बांग्लादेश की सरकार अब हट पर और तानाशाह पर उतर आई है। सेना को मजिस्ट्रेट शक्तियां दिए जाने के बाद दुनिया भर में आशंका जताई जा रही है कि बांग्लादेश में क्या फिर से तख्तापलट होगा या फिर सैन्य शासन आएगा। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता है। उनका तर्क है कि बांग्लादेश में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। वहां पर पहले भी कई बार मार्शल लॉ लागू हो चुका है और तब सेना के अधिकारियों के पास डिफॉल्ट रूप से मजिस्ट्रेट शक्तियां चली जाती थी, लेकिन तख्तापलट जैसी कोई स्थिति नहीं हुई। लेकिन अब बिना मार्शल लॉ के सेना को मजिस्ट्रेट पावर देने के पीछे बांग्लादेश की सरकार की मंशा क्या है, साजिश क्या है, यह भी समझ आती है। कहा जा रहा है कि इसके पीछे तर्क जो है बांग्लादेश का वो ये है कि हिंसा के दौरान 450 थानों पर हमले हुए, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मारे गए। 6 अगस्त को इसे लेकर पुलिस हड़ताल पर चली गई। बड़ी संख्या में इसके बाद पुलिस वाले काम पर नहीं लौटे। पुलिस और मजिस्ट्रेट की कमी की वजह से कानून व्यवस्था चौपट हो गई। यानी बांग्लादेश में तख्तापलट से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हालात और खराब हो गए, सिचुएशन और बिगड़ गई। और जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं उससे लग रहा है कि चुनाव तो दूर, बांग्लादेश में सिविल वॉर की शुरुआत हो सकती है। क्योंकि बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जिसकी हेड खालिदा जिया हैं, उन्होंने चुनाव कराने की मांग की है, लेकिन यूनुस सरकार इस पर कोई जवाब नहीं दे रही है। जबकि 3 महीने में ही चुनाव कराने की बात की गई थी और 1.5 महीने खत्म हो चुके हैं। तो क्या बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर है? इस खबर पर हमारी नजर आएगी। इंडिया बोल रहा है में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, मुलाकात होगी बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया डेली।